नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिविर डीकी में। और आज हम देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी कोई भी टेट एग्जाम जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं, चाहे आप सुपर टेट, यूपी टेट या फिर रीट, कोई सी भी एग्जाम, देखिए सीडीबी हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम दे रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 30 प्रश्न जो हैं सीडीबी से लिए गए हैं। तो आइए और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर हमें बात करना है पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है। तो वे एक राज्य या राष्ट्र की में अधिगम में एक रूपता को बनाते हैं। वे अध्ययन में पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। और फोर्थ है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और सामग्री में से एक है। तो देखिए, हमारे लिए जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है वो हमारे लिए कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक होती है। और पुस्तकें जो होती है वो हमारे लिए एक उपलब्ध संसाधन की बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा चौथा विकल्प जो होगा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रखते स्थान से प्राप्त की। यहाँ पर व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर मानवतावाद। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005, जिसे हम एनसीएफ 2005 भी कहते हैं, और एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ जो है वो रचनावाद से प्राप्त की है, और इसके लिए दूसरा विकल्प जो होगा वो सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो देखिए, बच्चों को हम तब प्रेरित मान सकते हैं जब बच्चे जो होते हैं वो कुछ भी उनको पढ़ाया जाता है और उसके बाद वो शिक्षक से उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो वो बच्चे प्रेरित माने जाते हैं, यानी कि बच्चे यहाँ पर जो है अधिगम में अपनी रुचि ले रहे हैं। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर प्रश्न के लिए उत्तर होगा। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी है, विकलांग है। तो देखिए, जब अलग अलग सोच वाले पैटर्न जो होते हैं उन बच्चों की पहचान करते हैं जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं। तो देखिए, पैटर्न का संबंध यहाँ पर बच्चों की सृजनात्मकता से है। तो अलग अलग तरह के जो पैटर्न होते हैं वो ऐसे बच्चों की पहचान कर लेते हैं जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं। अब हम ऐसा ही देखते हैं कि जो कुछ बच्चों की एग्जाम्स होती है, जैसे नवोदय वगैरह की एग्जाम होती है कक्षा 6 और 8 के लिए, तो आपने देखा उसमें पैटर्न दिए जाते हैं, आकृतियों के प्रश्न होते हैं। तो ऐसे प्रश्न देने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ताकि बच्चे जो हैं सृजनात्मक बच्चों को निकाला जा सके, सृजनात्मक बच्चों की पहचान की जा सके। तो ऐसी कोई भी एग्जाम जहां पर ऐसे पैटर्नों पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो वो आपकी जो सृजनात्मकता होती है उसका परीक्षण वो प्रश्न करते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर देखिए है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, या फिर नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करना चाहिए। देखिए, बच्चों में हम बच्चों का जो अधिगम है उसमें हम सुधार करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, और उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर होगा कि हम बच्चों के साथ उनकी जो वास्तविक जीवन की स्थितियां हैं उन पर बच्चों से एक दूसरे के साथ बात करने में मदद करनी चाहिए। यही तीसरा विकल्प यहाँ पर बच्चों में अधिगम सुधार लाने के लिए उपयुक्त होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालिता रिक्त स्थान के कारण होती है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, अनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतरक्रिया। तो देखिए, बच्चों में जो प्रतिभाशालिता होती है वो बच्चों में कुछ अनुवांशिकता और बच्चों को वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया का परिणाम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो उत्तर होगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। बिल्कुल सही विकल्प यहाँ पर एक ही हो जाएगा।
देखिए, जब बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं तो बच्चे ये चाहेंगे कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को भी महत्व दिया जाए। ऐसे माहौल के बच्चों को आवश्यकता होती है। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। अब देखिए, ये किस पर निर्भर करेगा? उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के संदर्भ में, उन्हें अन्य बच्चों के साथ पढ़ाने की जिम्मेदारी पर, या शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। तो एक शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर ये यहाँ पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें उत्तर होगा। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यहाँ पर उपयुक्त तरीका नहीं है? तो जो तरीका उपयुक्त नहीं है वो यहाँ पर हमें इसमें पहचानना है। तो देखिए, ऐसा तरीका अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, दूसरा है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, तीसरा है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, और चौथा है कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो देखिए, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये इसमें हमारा उत्तर होगा तीसरा, क्योंकि ये हमें उपयुक्त तरीका यहाँ पर नहीं रहेगा। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाता है बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, बच्चे रक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन, मीडिया। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी जगह सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़े आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, प्रश्न हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ गया। यहाँ पर यदि हम देखें तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह भी है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर होगा एक आलोचनाओं में से एक आलोचना। आगे देखिए, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? उस सत्य कथन को यहाँ पर हमें इसमें पहचानना है। तो सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों के द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों को किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चों की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और 4 है, विकास के कुछ पहलू अनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो देखिए, 4 नंबर जहां पर आपकी अनुवंशिकता भी शामिल है और आपका पर्यावरण यानी कि वातावरण भी शामिल है, वही आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा सत्य कथन के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो उस कथन को देखना है कि जो कहा नहीं जा सकता। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, मतलब जीन पियाजे ने जो माना है वो यहाँ पर हमें देखना है, जो नहीं माना है उनके सिद्धांत में जो शामिल नहीं है उसे नहीं देखना है। तो यहाँ पर दूसरा जो है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये इनके अनुसार सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। बाकी तीनों ही बातें उनके सिद्धांत में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? यहाँ पर हमें देखना है सीमा जो नहीं है वो प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, अनुक्रमणिता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर होगा पहला विकल्प, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं उन्हें कब उपयोग किए जाएं, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर देखें, रिक्त स्थान के अलावा
तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो देखिए तीनों विकल्प यहाँ पर भूमिका निभाएंगे, पर ये इसको छोड़ करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? सही जवाब क्या है कि आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा है, विभिन्न तरीकों को हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। और फोर्थ है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो देखिए हम विभिन्न तरीकों से इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है इस प्रकार का कथन। तो बच्चों से जब इस प्रकार का कथन कहेंगे तो बच्चे उसको अलग अलग तरीके से सोचेंगे। आगे देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? यहाँ पर बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो नाम से ही हमें इसका उत्तर मिलता है। बहुबुद्धि मतलब बहुत प्रकार की बुद्धि, अलग अलग तरह की बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, और यही बात हमें बहुबुद्धि सिद्धांत में देखने को मिलती है, और इसके लिए पहला ही विकल्प उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतराल पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल की पूर्ति करने के उचित लक्ष्य को निर्धारित करने, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है उस चीज को यहाँ पर देखना है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, तो सतत व्यापक मूल्यांकन इससे संबंधित होता है। यह बच्चे की विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर भी केंद्रित होता है, या बच्चों के धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। यही कथन इससे सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, क्योंकि बच्चों को हमें खराब, बुद्धिमान या धीमा ऐसा कुछ भी चिन्हित नहीं करना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता? अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो कुछ हल करते समय गलतियों के करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तीसरा है अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। चौथा है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो अभिसरण वाले प्रश्न पूछना ये समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। बाकी तीनों ही कथन यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो संवेग की बात की जाए तो डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। डर यहाँ पर एक संवेग के रूप में इसमें रहेगा। 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है, और निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण यहाँ पर प्रदान करता है? मतलब बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है, उसने क्या ऐसा समझा है? तो देखिए बच्चे का जो जवाब है वो दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे ने दूध कहाँ से खरीदा? तो उसने दूध बूथ से दूध खरीदा है, और उसको ऐसे ही पता लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसा होता है। इसी तरह से बच्चे ने यहाँ पर अपनी बात का जवाब दिया। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था, क्योंकि मतलब जो भी कोई होता है तो इस बात से देखिए बात हमें सीखने को मिलती है कि आपको जो कोई भी किसी प्रकार का यदि उत्तर देता है, जवाब देता है, तो वो उसके अनुभव पर आधारित होता है। मतलब जैसा उसने फील किया होगा, जैसा उसने समझा होगा, वैसा ही जवाब वो आपको देगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमें ये कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो जो नहीं कर सका वही वैसा ही उसने फील किया और वैसे ही आपको बोलता है। अब हो सकता है कि आप इतने मेहनती हैं, इतना सक्षम है कि आप वो काम कर सकते हैं जो उसने नहीं किया, तो आप अनुभव से अपने किसी को, दूसरे को बताएंगे कि आप ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे जब हमारे रियल लाइफ में भी ऐसे ही कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर बच्चा भी अपने अनुभव पर अपना उत्तर प्रदान कर रहा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को पूरे समय एक साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए,
आराम के लिए जगह बनाना चाहिए जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो यहां पर यदि हम देखें तो आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, ये शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। अब आराम का मतलब यहाँ पर कोई सोना नहीं है ना। आराम का मतलब है बच्चे बेफिक्र होकर, बेझिझक होकर के शिक्षक से बच्चे संवाद कर पाए, बच्चों को ऐसा फील हो कि शिक्षक हमारे मित्र की तरह हमें सारे बातों को समझाते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की वो भूमिका, वो आराम के लिए जगह बनाने की बात हो रही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुले ताक सेल्फ में रखी पुस्तकें हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। देखिए, समृद्ध शिक्षा तभी होगी जब बच्चों को एक प्रिंट समृद्ध वातावरण मिलेगा, बच्चों को पढ़ने के लिए साहित्य मिलेंगे, खुली किताबें मिलेंगी, खुली सेल्फ मिलेंगी, जहाँ किताबें रखी और बच्चे के दिन के किसी भी समय उनको पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। यही समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा, यही विकल्प हमारा। देखिए, बाकी विकल्प इसमें मैच नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है। तो सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा जो है वो करके सीखने पर महत्व देती है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, इन पर महत्व देती है। और इसके लिए हमारा चौथा विकल्प जो होगा वो है करके सीखना, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन। आगे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं की जीवन है। अब यहाँ पर देखें, स्कूलों में आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। दूसरा है, स्कूलों में शिक्षक सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं और जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, ये कथन बताता है शिक्षा स्वयं की जीवन है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो यहां पर इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं या नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। और फोर्थ है, उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे चलते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो यहां पर यदि हम देखें तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके, वो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यहां पर रहेगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। अब देखिए, नाम से ही पता चलता है उभयलिंगी। तो उभयलिंगी आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री के गुणों का समायोजन होता है और इन्हीं को हम उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं, है ना। व्यक्तित्व मतलब जिसमें कुछ पुरुषों के जैसे गुण, कुछ स्त्री के जैसे गुणों का समावेश हो, तो वो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 प्रश्न बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित, और यहाँ पर आज के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।